तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या जिसको अंग्रेजी में हम लोग रियल नंबर्स भी कहते हैं। रियल नंबर से रिलेटेड इंग्लिश का लेक्चर पहले से ही चैनल में अलग से प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। जिसको अंग्रेजी में भी समझना है वो अंग्रेजी में जाकर उसमें जाकर देख सकते हैं। इसका लिंक ग्रुप में और इस प्लेलिस्ट में डाल दिया जाएगा। तो वास्तविक संख्या या रियल नंबर किसे कहते हैं? तो सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से लिखने पर वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। तो वास्तविक संख्याओं को हम लोग आर से, कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं और वास्तविक संख्या को अंग्रेजी में हम लोग रियल नंबर कहते हैं। तो वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या जो होती हैं वो तीन तरह की होती हैं, जिसको हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं और पूर्णांक संख्या कहते हैं। और ये जो पूर्णांक होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ऋणात्मक मतलब नेगेटिव और धनात्मक मतलब पॉजिटिव। तो यहाँ पे वास्तविक संख्याएं जो हैं वो दो प्रकार की हैं, इसमें हम लोग आ रहे हैं। पहला धनात्मक वास्तविक संख्या, दूसरा ऋणात्मक वास्तविक संख्या। तो ये एक नंबर लाइन है। नंबर लाइन में हम लोग बीच में मिडिल पॉइंट पे हम लोग जीरो से डिनोट करते हैं। जीरो के लेफ्ट साइड में जितने भी संख्या हम लोग लिखते हैं उसको हम लोग नेगेटिव से लिखते हैं, -1, -2, -3, -4 के फॉर्म में। और जीरो से राइट साइड में हम लोग जब जाते हैं तो यहाँ पे हम लोग 1, 2, 3 पॉजिटिव नंबर्स, तो इधर हमारे धनात्मक पूर्णांक होते हैं और इधर हमारे ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। धनात्मक पूर्णांक वो संख्या जिसका मान धनात्मक मतलब पॉजिटिव होता है, धनात्मक वास्तविक संख्या कहलाता है। धनात्मक वास्तविक संख्या को आगे धनात्मक चिन्ह मतलब पॉजिटिव साइन लगाया जाता है। कभी कभी ये पॉजिटिव साइन नहीं भी लिखते हैं, मतलब वो हिडन है, छुपा हुआ है, जैसे 7/12, 11/23, 124, ये सब। ऋणात्मक संख्या में हमको साइन लगाना पड़ेगा, नेगेटिव साइन। ये ऋणात्मक वास्तविक संख्या होती है, अर्थात ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं के आगे ऋणात्मक चिन्ह नेगेटिव साइन लगा हुआ रहता है। अब इसके क्या प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम लोग हिंदी में गुणधर्म भी कहते हैं। तो सबसे पहले वास्तविक संख्याओं के चार प्रॉपर्टीज या गुणधर्म होते हैं। पहला संवृत गुणधर्म, मतलब जब दो वास्तविक संख्याओं को जोड़ा जाता है या गुणा करता है तो हमें वास्तविक संख्याएं प्राप्त होती हैं। मतलब जब दो रियल नंबर्स को हम लोग ऐड या मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको जो नंबर मिलता है वो रियल नंबर ही मिलेगा। वास्तविक संख्याओं के इस गुण को ही संवृत गुणधर्म कहा जाता है। क्रम विनिमय गुणधर्म, जब दो वास्तविक संख्या को किसी भी उलझे क्रम में जोड़ने या गुना करने पे हमें एक समान वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। मतलब उसके ऑर्डर को अगर हम लोग चेंज कर दें, आगे पीछे भी जोड़ेंगे तब भी हमारे, या गुना करेंगे तब भी हमें जो संख्या मिलेगी उसे हम लोग वास्तविक संख्या ही कहते हैं। साहचर्य गुणधर्म, जब तीन वास्तविक संख्याओं को ग्रुप को परिवर्तित कर जोड़ने या गुना करने में उत्तर समान होता है तो उसे परिमेय संख्याओं के इस गुणन को साहचर्य गुण कहते हैं। तो एक ही समान होता है, मतलब जैसे ए, बी और सी को हम लोग ऐड कर रहे हैं तो ऑर्डर अगर हम लोग चेंज भी कर देंगे तब भी हमको हमारा जो वैल्यू होगा, जो मान होगा वो समान होगा। उस तरह से वितरण गुणधर्म, यदि वितरण गुण का प्रयोग गुणन पर किया जाता है या गुणन या घटाव या वितरण विधि का प्रयोग कर किसी प्रश्न का हल किया जाता है तो इसे हम लोग हल समान प्राप्त होता है। मतलब गुना करने पे सेम वैल्यू आता है, तब उसे हम लोग कहते हैं वितरण गुण धर्म। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसको हम लोग कलन विधि भी कहते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पूर्णांकों की विभाज्यता को किसी रूप से संबंधित है। सामान्य भाषा में कहा जाए तो एल्गोरिथम के अनुसार एक धनात्मक पूर्णांक a को किसी भी अन्य धनात्मक पूर्णांक b से इस प्रकार विभाजित यानी डिवाइड किया जाए कि शेषफल r प्राप्त हो, तो b से छोटा कम है, इसलिए सामान्य लंबी विभाजन प्रक्रिया को रूप में जानते हैं। यद्यपि यह परिणाम कहने और समझने में बहुत सरल है, परंतु पूर्णांकों की विभाज्यता और गुणों के संबंधित इसके अनेक अनुप्रयोग हैं जिसे हम लोग आगे देखेंगे। सो इसका जो थ्योरम है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जिसको हम लोग एल्गोरिथम जो कहते हैं, वो है जो दो धनात्मक पूर्णांक a और b को हम लोग ऐसा है जिसको हम लोग अद्वितीय पूर्ण, मतलब दूसरा एक पूर्ण संख्या है q और इस तरह से ये फॉर्मूला को ये सेटिस्फाई करेगा। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ r बड़ा हो या बराबर हो जीरो के और जीरो और b से बड़ा हो, तब इस तरह से ये जो फॉर्मूला हमारा आता है इसी को हम लोग कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का।
यूक्लिड एल्गोरिथम में महत्तम समापवर्तक जिसको हम लोग एचसीएफ भी कहते हैं, तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे हम लोग यहाँ पे 455 और 455 और 42 का महत्तम समापवर्तन मतलब एचसीएफ फाइंड करना है। तो पहले हम लोग 455 से स्टार्ट करेंगे। 455 को हम लोग लिख सकते हैं 42 इंटू 10 प्लस 35, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग कर रहे हैं। सो 42 प्लस 10 हो गया और 35, ये करने पे हमारा ये आएगा। उसी तरह से 42 क्यों किए, क्योंकि हम लोग 455 और 42 यहाँ पे कॉमन है, 42 के फॉर्म में इसको हम लोग लिखने जा रहे हैं। सो 42 को हम लोग लिख सकते हैं 35 प्लस 1 इन प्लस 7, ठीक है। अब 35 को हम लोग लिख सकते हैं 7 इंटू 5 प्लस 0, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि जब शेषफल शून्य आ जाता है तो आगे कुछ नहीं कर सकते हैं, अतः कहते हैं कि जो साथ ही 455 और 42 का महत्व सा मतलब इसके आगे जब इसको ब्रेक करें, सबसे पहले 455 को 42 के फॉर्म में लाए, 42 को हम लोग फिर लाए 35 प्लस इंटू 1 इंटू 7 के फॉर्म में, प्लस 7 के फॉर्म में लाए। अब ये जो 7 है 35 को 7 इंटू 5 प्लस 0, अब जब हमारा शेषफल मतलब रिमाइंडर 0 हो गया तब इस केस में हमारा ये जो 7 होगा यही इसका एचसीएफ होगा। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफंड के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है तथा गुणनखंडन के अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम में बिना अद्वितीय होता है। जैसे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 और 3 इंटू 5 इंटू 7 को यही मानते हैं जो इसमें फॉर्म में है, मतलब इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम है, मतलब ऑर्डर को हम लोग चेंज भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब 6 और 20 है जिसका अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड हिंदी में हम लोग अभाज्य गुणनखंड कहते हैं, और अगर अंग्रेजी में इसको अगर हम लोग माने जाए तो इस तरह से गुणनखंड लेना है कि उसमें हमारा, जिसको हम लोग अंग्रेजी में प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम नंबर्स यानी ऐसे नंबर्स होते हैं जो खुद के और एक के अलावा किसी से भी भाग नहीं ली जाते हैं, ठीक है। जैसे 2 हो गया, 2 को हम लोग 2 से ही भागा दे सकते हैं या फिर 1 से भागा दे सकते हैं, ठीक है। 3 हो गया, फिर 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है। उस तरह से 11 हो गया, 13 हो गया, तो इस तरह से। तो सबसे पहले हम लोग 6 का लिए, 6 का हम लोग जब हम लोग लेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। उस तरह से 20 को किस तरह लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इस तरह से लिख सकते हैं, यानी 2 का स्क्वायर है, 5 का पावर 1 है। अब इस दोनों में अगर हम लोग एचसीएफ निकालने जाए 6 और 20 का, तो 6 और 20 का एचसीएफ दोनों में कौन सा टर्म है जो दोनों में कॉमन है, 2, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 2। लेकिन एलसीएम जब लेने जाएंगे तो एलसीएम लेंगे कि जो दोनों में आता है, यानी यहाँ पे 2 और 3 भी है और यहाँ पे एक 5 भी है, और 2 का जो सबसे ज़्यादा वैल्यू होगा उसको हम लोग लेते हैं। तो 2 का सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 है, 2 इंटू 2 है, तो 2 इंटू 2 का हम लोग लिखे। फिर कौन सा टर्म बच गया, 3 और 5 बच गया, 3 और 5 को तो गुना करेंगे तो ये 60 आएगा। तो याद रखेंगे एलसीएम जो हमेशा बड़ा रहेगा, एचसीएफ जो है हमेशा छोटा रहेगा। उसी तरह से अगर हम 6 और 20 का गुणनखंड विधि से निकालने जाए, जो हमारा यूक्लिड एल्गोरिथम है, तो 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 20 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5, मतलब हो गया हमारा 2 का स्क्वायर ऑफ 5। तो इसका एलसीएम हो एचसीएफ हो गया 2, एलसीएम हो गया हमारा फिर 60। इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, इस तरह से वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। उदाहरण है हमारा 6 और 20 के लिए अलग अलग वैल्यू से है। अब आते हैं अपरिमेय संख्या। तो संख्या S अपरिमेय संख्या कहलाएगी अगर उसको P बटा क्यू, ऊपर वाले को हम लोग अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं, P बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, और P और Q पूर्णांक है और Q का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, तब उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या का कुछ उदाहरण है, जैसे √2 हो गया, 3√5 हो गया, पाई का वैल्यू 3.141414 होता है। उस तरह से √3 होता है, √5 होता है, इस तरह के जो वैल्यू होते हैं इस सबको हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। उसी तरह से परिमेय संख्या जो होती है वो जस्ट अपरिमेय संख्या का उल्टा, जिसको हम लोग अपरिमेय संख्या भी कहते हैं। अपरिमेय संख्या जो होंगी वो होंगी परिमेय संख्या जो होंगी वो होंगी P बाई क्यू के फॉर्म में, जहाँ पे P और Q जो है पूर्णांक है,
क्यू का वैल्यू जो है 0 के बराबर नहीं है और परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 2/3, -2/5, 3/4, नीचे का टर्म जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। 3/-4 आदि जो है परिमेय संख्या है। अंश और हर, तो जैसे हमने कहा ऊपर वाले टर्म को क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर। अंश मतलब हो गया न्यूमरेटर, हर वाले को हम लोग कहते हैं डिनोमिनेटर। परिमेय संख्या को संख्या रेखा नंबर लाइन पर कैसे दिखाते हैं, तो इस तरह से हम लोग दिखाते हैं। 0 0 की इधर हम लोग नेगेटिव लाइन्स लेते हैं, इधर हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। जैसे 1/2 और -1/2 को संख्या रेखा पर दर्शाना है तो हम लोग जानते हैं 0 से इधर 1/2 का वैल्यू क्या होता है 0.5, मतलब 0 और 1 के बीच में होगा तो पॉजिटिव 1/2 यहाँ पे होगा। नेगेटिव 1/2 -1 और 0 के बीच में होगा तो यहाँ पे इसको हम लोग दर्शाएंगे। परिमेय संख्या और उसके दशमलव प्रसारण का पुनर्भ्रमण, तो जैसे हम लोग आते हैं, आइए निम्नलिखित परिमेय संख्या पर विचार। जैसे यहाँ पे है 0.375, तो पहले हम लोग 375 लिखेंगे और दशमलव के बाद जितने भी अंक रहेंगे उतने जीरो नीचे लगाते हैं। तो 375 लगाए, उसके बाद 1 लिख के, इसके दशमलव के बाद 3 अंक है तो 3 जीरो, तो 375 10 का पावर क्यूब। उसी तरह से 0.12 तो दशमलव के बाद 3 जीरो है तो 3 जीरो यहाँ पे। उसी तरह दशमलव के बाद यहाँ 4 जीरो है तो यहाँ 4 जीरो हम लोगों ने लगाया। यहाँ दशमलव के बाद हमारे कितने वैल्यू है, 1 2 3 4, तो फिर 4 हमने लगाया। पूरा अंक को लिखना पड़ेगा। फिर इसको भी हम लोग सरल कर सकते हैं। जैसे 0.375 है तो 375, फिर दशमलव के बाद 3 जीरो तो 3 जीरो हमने लिखा। फिर 375 में हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, मतलब 3 हो गया, 5 का क्यूब, 2 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब, मतलब इसको सॉल्व करने से इस तरह का वैल्यू हमारा आ सकता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ परिमेय संख्या, पहला चैप्टर जो हमारा था परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में था। यहाँ पे इससे संबंधित और डिटेल्स में हमने इंग्लिश में भी एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। वहाँ पे और ज़्यादा डिटेल्स में सारा चीज़ के बारे में बताया गया है। हिंदी अंग्रेजी कोई भी माध्यम नहीं है, समझने से मतलब है। तो ये हमारा पहला चैप्टर आज ख़त्म हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग दूसरे चैप्टर के बारे में देखेंगे।